मैं नोवा हूँ और यह ओपनक्लो डेली है। आज हम ओपनक्लो V2026.4.25 के साथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस नए रिलीज से एपिसोड वास्तव में बदल जाता है। इसमें TTS लेटेस्ट, चैटस्कोप्ड TTS कंट्रोल्स, पर एजेंट वॉइस ओवरराइड्स, एक कोल्ड परसिस्टेड प्लगइन रजिस्ट्री, ब्रॉडर ओपन टेलीमेट्री स्पैन्स, सेफर ब्राउजर स्नैपशॉट्स, PWA और वेब पुश सपोर्ट, फर्स्ट रन टूई सेटअप, अपडेट हार्डनिंग और नेटिव कोडेक्स ऐप सर्वर हुक रिले वर्क जोड़ा गया है। यह कोई छोटा पैच नहीं है। यह उन रिलीज में से एक है जहां कहानी कोई एक शानदार डेमो नहीं है, बल्कि रन टाइम उन हिस्सों में ज्यादा गंभीर हो रही है जिनसे लोग रोजाना छूते हैं: वॉइस, प्लगइन स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक्स, ब्राउजर ऑटोमेशन, सेटअप, अपडेट रिलायबिलिटी और कोडेक्स इंटीग्रेशन। मैं एलॉय हूं और इसका मतलब यह है कि एजेंट प्रोडक्ट्स इसलिए यूजफुल नहीं होते क्योंकि वे एक क्लीन स्टेज पर एक इम्प्रेसिव ट्रिक कर सकते हैं। वे तब यूजफुल होते हैं जब एवरीडे ऑपरेटिंग सरफेसेस फ्रैजाइल होना बंद कर देते हैं। क्या असिस्टेंट सही जगह पर सही वॉइस के साथ बोल सकता है और गलत चैट को स्पैम नहीं करता? क्या प्लगइन डिस्कवरी हैवी स्टार्टअप महसूस कराए बिना हो सकती है? क्या आप बता सकते हैं कि मॉडल कॉल धीमी क्यों है, ब्राउजर एक्शन क्यों फेल हुई या बैकग्राउंड प्रोसेस मेमोरी क्यों खा रही है बिना सेंसिटिव यूजर कंटेंट को टेलीमेट्री में लीक किए? यही सवाल इस रिलीज से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीज के बाद हम इसको कोडेक्स से जोड़ने वाले हैं, क्योंकि ओपनएआई का कोडेक्स ऐप और कोडेक्स CLI 0.125.0 बहुत सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोडेक्स तेजी से सिर्फ एक कमांड लाइन हेल्पर नहीं रहा जो कोड लिखता है। यह एक वर्कस्पेस बनता जा रहा है। ऐप सर्वर थ्रेड्स, स्टिकी एनवायरनमेंट्स, परमिशन प्रोफाइल्स, वर्क ट्रीज, ऑटोमेशंस, प्लगइन मार्केटप्लेस प्लम्बिंग, बिल्ट इन गिट रिव्यू, टर्मिनल कॉन्टेक्स्ट और विजुअल फीडबैक के लिए एक इन-ऐप ब्राउजर। फिर हम सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस की तरफ जूम आउट करते हैं। मेटा ने ओवरव्यू एनर्जी से फ्यूचर कैपेसिटी रिजर्व किया है, एक स्टार्टअप जो सैटेलाइट्स पर सोलर पावर कलेक्ट करता है और उसे बिग सोलर फार्म्स तक नियर इंफ्रारेड लाइट के रूप में बीम करता है। यह इनसेन लगता है, लेकिन इसके नीचे का दबाव सिंपल है। एआई कंप्यूट को रिलायबल पावर चाहिए और हाइपर स्केलर्स इसे सिक्योर करने के हर क्रेडिबल तरीके को खोज रहे हैं। और हम इसके साथ क्लोज करते हैं कि ऑटोमेकर्स एक्चुअल इंडस्ट्रियल लूप में एआई का यूज कर रहे हैं। GM, निसान और न्यूरल कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्लॉसी एआई का इमेजेस नहीं बना रहे। ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस है फास्टर स्केच टू मॉडल वर्क, फास्टर एरोडायनामिक सिमुलेशन, वर्चुअल वाइंड टनल फीडबैक और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल डेवलपमेंट। दूसरे शब्दों में, सिर्फ जनरेशन नहीं, बल्कि फास्टर ह्यूमन सुपरवाइज्ड इटरेशन। तो स्लेट है न्यू ओपन क्लॉ रिलीज, कोडेक्स एज एन ऐप प्लेटफॉर्म, मेटा का स्पेस सोलर रिजर्वेशन और एआई डिजाइंड कार्स जो कॉन्सेप्ट आर्ट से इंजीनियरिंग फीडबैक लूप्स में जा रहे हैं। स्टोरी 1, न्यू ओपनक्लॉ रिलीज रन टाइम को ज्यादा प्रोडक्शन रेडी बनाती है। पहली ऑब्वियस कैटेगरी है वॉइस। वॉइस रिप्लाईज को फुल TTS अपग्रेड मिलती है। रिलीज/कमांड सपोर्ट जोड़ती है, जैसे TTS लेटेस्ट, जो लेटेस्ट असिस्टेंट रिप्लाई को अलाउड पड़ता है। यह चैटस्कोप्ड ऑटो TTS कंट्रोल्स जोड़ती है, ताकि यूजर पर्टिकुलर चैट के लिए ऑटोमेटिक रीड अलाउड बिहेवियर को ऑन, ऑफ या डिफॉल्ट पर वापस कर सके। यह पर्सोनास जोड़ती है। यह पर एजेंट और पर अकाउंट ओवरराइड्स जोड़ती है। और एसईओ स्पीच, Xiaomi, लोकल CLI, इनवर्ल्ड, वॉल्स इंजन और 11 Labs V3 के साथ प्रोवाइडर कवरेज एक्सपैंड करती है। यह बहुत सरफेस एरिया है, लेकिन यह एक प्रोडक्ट ट्रूथ की तरफ पॉइंट करता है। वॉइस अब सिर्फ एक नॉवेल्टी आउटपुट फॉर्मेट नहीं है।
अगर एक एजेंट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, एक वॉइस कॉल, टॉक मोड, एक मीटिंग या एक लाइव कोलैबोरेशन स्पेस में रहता है तो वॉइस इंटरैक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है। एक प्राइवेट असिस्टेंट को सब कुछ अलाउड पढ़ने की परमिशन हो सकती है। एक ग्रुप चैट को शायद नहीं करना चाहिए। एक फोन कॉल वर्कफ्लो को टेलीफोनी सेफ आउटपुट चाहिए हो सकता है। एक बॉट अकाउंट को पर्सनल अकाउंट से डिफरेंट वॉइस चाहिए हो सकती है। एक सपोर्ट एजेंट को कंसिस्टेंट पर्सोना चाहिए हो सकता है। एक डेवलपर टूल को शायद ज्यादा वॉइस की जरूरत नहीं है, सिवाय जब पूछा जाए। रिलीज नोट्स TTS लेटेस्ट, डुप्लीकेट सप्रेशन, चैटस्कोप ओवरराइड्स और चैनल और अकाउंट TTS ओवरराइड्स रिजॉल्व करने के एक जेनेरिक तरीके को कॉल आउट करते हैं। यह प्लम्बिंग की तरह लगता है, लेकिन यह डेमो और रियल कम्युनिकेशंस प्रोडक्ट के बीच का अंतर है। अगर वॉइस सिर्फ ग्लोबल ओनली है तो लोग या तो इससे बचेंगे या गलती से ओवर यूज करेंगे। अगर वॉइस चैनल, चैट, अकाउंट और एजेंट लेवल पर कंट्रोल हो सकती है तो यह कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। एज़्योर स्पीच एडिशन भी प्रैक्टिकल है। एज़्योर स्पीच रिसोर्स ऑथेंटिकेशन, वॉइस लिस्टिंग, SSML एस्केपिंग, OG ओपस वॉइस नोट आउटपुट और टेलीफोनी आउटपुट लाता है। यह ऑपरेटर्स को ऑडियो के लिए अनदर एंटरप्राइज ग्रेड पाथ देता है। ब्रॉडर प्रोवाइडर लिस्ट इसलिए मैटर करती है क्योंकि डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट चीजें मैटर करती हैं। लेटेंसी, वॉइस क्वालिटी, लैंग्वेज सपोर्ट, कॉस्ट, डिप्लॉयमेंट रीजन, क्रेडेंशियल्स और वेदर आउटपुट फॉर्मेट डेस्टिनेशन चैनल के अंदर क्लीनली काम करता है। दूसरी बड़ी श्रेणी प्लगइन स्टार्टअप और इंस्टॉल व्यवहार है। ओपनक्लो प्लगइन स्टार्टअप और संबंधित मेटाडेटा को एक कोल्ड पर्सिस्टेड रजिस्ट्री पर ले जा रहा है। सरल भाषा में, रनटाइम स्टार्टअप पर सरल सवालों के जवाब देने के लिए ब्रॉड प्लगइन लोकेशन स्कैन करने और रनटाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। रजिस्ट्री रिकॉर्ड करती है कि क्या इंस्टॉल है, कौन सी क्षमताएं मौजूद हैं, कौन से प्रोवाइडर उपलब्ध हैं, कौन सा सेटअप मेटाडेटा दिखाया जा सकता है और रिपेयर कैसे काम करना चाहिए। यह रिलीज में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। प्लगइन सिस्टम अक्सर सरल शुरू होते हैं। आप एक मैनिफेस्ट लोड करते हैं। आप क्षमताओं की खोज करते हैं। आप कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। 5 प्लगइन होने पर सब ठीक रहता है। फिर इकोसिस्टम बढ़ता है। प्रोवाइडर कमांड एलियस, सेटअप फ्लो, ऑथ चॉइस, कैटलॉग, मार्केट प्लेस एंट्री, हुक, रनटाइम डिपेंडेंसी और कंपैटिबिलिटी फ्लैग सभी जमा हो जाते हैं। अचानक मॉडल की सूची दिखाना या सेटअप विकल्प जांचना जैसा सामान्य कमांड भी ऐप को जितना कोड छूना चाहिए उससे कहीं ज्यादा कोड टच करने पर मजबूर कर सकता है। V2026.4.25 एक साफ सीमा की ओर बढ़ता है। यह रिलीज ओपनक्लो प्लगइन्स रजिस्ट्री जोड़ती है, एक्सप्लिसिट पर्सिस्टेड रजिस्ट्री इंस्पेक्शन और रिफ्रेश के लिए। यह ओपनक्लो प्लगइन्स लिस्ट को डिफ़ॉल्ट रूप से कोल्ड रजिस्ट्री स्नैपशॉट पढ़ने देती है। यह प्लगइन्स एनेबल और प्लगइन्स डिसेबल के बाद रजिस्ट्री को रिफ्रेश करती है। यह स्टार्टअप प्लगइन प्लानिंग को वर्जन किए गए रजिस्ट्री इंडेक्स पर ले जाता है। यह प्रोवाइडर डिस्कवरी, प्रोवाइडर ओनरशिप, सेटअप गाइडेंस, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉम्प्ट, क्षमता लुकअप और इंस्टॉल मेटाडेटा को ब्रॉड रनटाइम स्कैन के बजाय कोल्ड मैनिफेस्ट या इंस्टॉल मेटाडेटा के माध्यम से रूट करती है। नतीजा तेज स्टार्टअप, कम सरप्राइजिंग इंपोर्ट, ज्यादा निर्धारक रिपेयर और ऑपरेटर्स के लिए एक साफ मानसिक मॉडल होना चाहिए। नॉर्मल स्टार्टअप को फुल प्लगइन ऑडिट जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रनटाइम एग्जीक्यूशन अभी भी जब जरूरत हो तब जो चाहिए लोड कर सकता है, लेकिन स्टेटस, सेटअप, डिस्कवरी और इंस्टॉल पाथ मेटाडेटा फर्स्ट होने चाहिए।
वहीं थीम कंपैटिबिलिटी वर्क में भी दिखती है। यह रिलीज पुरानी पर्सिस्टेड रजिस्ट्री डिसेबल स्विच को डेप्रिकेटेड ब्रेक ग्लास ऑप्शन के रूप में मार्क करती है और ऑपरेटर्स को इसके बजाय रजिस्ट्री रिपेयर की ओर पॉइंट करती है। यह लेगेसी एसडीके, मैनिफेस्ट, सेटअप, रजिस्ट्री माइग्रेशन और एजेंट रनटाइम सरफेस के लिए ओनर्स, रिप्लेसमेंट और रिमूवल टारगेट के साथ एक सेंट्रल कंपैटिबिलिटी रजिस्ट्री का विस्तार करती है। यह एक प्रोजेक्ट का साइन है जो बदलाव को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, न कि पुराने पाथ को हमेशा के लिए रहने देने की। तीसरी बड़ी श्रेणी डायग्नोस्टिक्स और ओपन टेलीमेट्री है। यह रिलीज मॉडल कॉल, टोकन यूसेज, टूल लूप, हार्नेस रन, एक जेक प्रोसेस, आउटबाउंड डिलीवरी, कॉन्टेक्स्ट असेंबली और मेमोरी प्रेशर पर टेलीमेट्री का विस्तार करती है। यह एक प्रोटेक्टेड गेटवे स्क्रेप रूट के साथ एक डायग्नोस्टिक्स प्रोमेथियस प्लगइन भी जोड़ती है। लो कार्डिनैलिटी शब्द महत्वपूर्ण है। एजेंट्स के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी मुश्किल है क्योंकि सबसे उपयोगी रॉ डेटा अक्सर सबसे संवेदनशील डेटा होता है। प्रॉम्प्ट, टूल पैरामीटर, कमांड आउटपुट, मैसेज रिसीवर, सेशन कीज, प्रोवाइडर रिक्वेस्ट आईडी और ब्राउज़र स्टेट सभी रिवीलिंग हो सकते हैं। अगर डायग्नोस्टिक्स सिस्टम बिना सोचे सब कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो यह प्राइवेसी और सिक्योरिटी की एक और समस्या बन जाता है। ओपनक्लॉ यहां बेहतर रास्ता अपना रहा है। यह रिलीज बाउंडेड एट्रीब्यूट्स, हैश्ड प्रोवाइडर रिक्वेस्ट आइडेंटिफायर, प्रॉम्प्ट या रिस्पॉन्स के बिना मॉडल कॉल डायग्नोस्टिक्स, साइज लेकिन कंटेंट के बिना कॉन्टेक्स्ट असेंबली, स्पैन, टूल आउटपुट या पैराम के बिना टूल लूप काउंटर और स्पैन, सेशन पेलोड के बिना मेमोरी हिस्टोग्राम और प्रेशर स्पैन, सेशन आइडेंटिफायर के बिना टोकन यूसेज मैट्रिक्स और एजेंट लेबल का वर्णन करती है जो डैशबोर्ड के लिए पर्याप्त बाउंडेड हैं। यह ऑपरेटर्स को वे सवाल देता है जो उन्हें वास्तव में जवाब देने की जरूरत है। कौन सा प्रोवाइडर धीमा है? कौन से मॉडल कॉल फेल हो रहे हैं? क्या टोकन काउंट अनपेक्षित रूप से बढ़ रहे हैं? क्या टूल लूप अटक रहे हैं? क्या हार्नेस रन फेल हो रहे हैं? क्या आउटबाउंड डिलीवरी फेल हुई? क्या कॉन्टेक्स्ट असेंबली ब्लोट हो रही है? क्या मेमोरी प्रेशर बढ़ रहा है? कौन सा एजेंट सबसे ज्यादा कैपेसिटी यूज कर रहा है? ये सवाल तब महत्वपूर्ण होते हैं जब एजेंट वन चैट रिप्लाई से बैकग्राउंड जॉब्स और मल्टीटूल वर्कफ्लो में जाते हैं। यह रिलीज ट्रेस, मैट्रिक्स और लॉग के लिए सिग्नल स्पेसिफिक OTLP एंडपॉइंट ओवरराइड भी जोड़ती है और स्टार्टअप और लॉग एक्सपोर्ट फेलियर्स के लिए एक्सपोर्टर हेल्थ डायग्नोस्टिक्स जोड़ती है। यह वही तरह का ऑपरेशनल डिटेल है जो मौजूदा टेलीमेट्री स्टैक वाली कंपनियों में मायने रखता है। कुछ टीमें ट्रेस को मैट्रिक्स से अलग रूट करती हैं। कुछ के पास अलग कलेक्टर हैं। कुछ को फेलियर विजिबिलिटी चाहिए बिना रॉ एरर टेक्स्ट हर डेस्टिनेशन में डंप किए। फोर्थ कैटेगरी है ब्राउजर ऑटोमेशन। Browser automation gets safer tab URLs in agent responses, iframe-aware role snapshots, CDP native role snapshot fallback, cursor clickable detection, target attach preparation, headless one-shot launch support, और deeper browser doctor probes for slow hosts. रिलीज में मैनेज्ड क्रोम लॉन्च डिस्कवरी और CDP रेडनेस टाइमआउट्स भी ऐड किए गए हैं स्लोअर मशीन्स के लिए जैसे रास्पबेरी पाई। ब्राउजर कंट्रोल एजेंट सरफेसेस में से हार्डेस्ट एक है जिसे बोरिंग बनाना। जब काम करता है तो लगता है जैसे असिस्टेंट बस आपके साथ वेब यूज कर रहा है। जब फेल होता है तो अनोइंग वेज में फेल होता है, स्टेल टैब्स, इनएक्सेसिबल आईफ्रेम्स, एलिमेंट्स जो क्लिकेबल दिखते हैं बट नहीं है, पेजेस जो अभी भी अटैचिंग है, स्लो होस्ट्स जहां ब्राउजर टेक्निकली रनिंग है बट रेडी नहीं, और डीबगिंग टूल्स जो इनफ नहीं देख सकते एक्सप्लेन करने के लिए। बेटर स्नैपशॉट्स और डीपर डॉक्टर प्रोब्स फ्लैशी नहीं है, बट ये एग्जैक्टली है जो ब्राउजर एजेंट को चाहिए।
आई फ्रेम अवेयर रोल स्नैपशॉट मतलब एजेंट को बेटर चांस मिलता है आइडेंटिफाई करने का जो चीज यूजर बात कर रहा है। सेफर टैब यूआरएल्स रिस्क को कम करते हैं, यूजर्स को अनस्टेबल या अनसेफ ब्राउजर स्टेट की तरफ पॉइंट करने का। सीडीपी रेडिनेस ट्यूनिंग स्टार्टअप को कम ब्रिटल बनाता है। हेडलेस वन शॉट लॉन्च ऑटोमेशन और सर्वर स्टाइल वर्कफ्लोज में हेल्प करता है। फिफ्थ कैटेगरी है सेटअप और कंट्रोल यूआई। रिलीज में PWA इंस्टॉल सपोर्ट ऐड हुआ है और गेटवे चैट के लिए वेब पुश नोटिफिकेशंस। ये ऐड हुआ है क्रेस्टोडियन फर्स्ट रन रिपेयर, लोकल प्लानर फॉलबैक, फुलर टूई इंटरैक्टिव सेटअप फ्लो, स्टार्टअप प्रोग्रेस इंडिकेटर्स, कॉन्टेक्स्ट मोड सिलेक्शन और शॉर्टर स्टार्टअप ग्रीटिंग। ये दूसरा साइन है कि प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है। रन टाइम में पावरफुल फीचर्स हो सकते हैं बट स्टिल फील बैड हो सकता है अगर फर्स्ट रन सेटअप कंफ्यूजिंग है, रिपेयर मैनुअल है, स्टार्टअप फ्रोजन दिखता है या यूजर्स नहीं बता सकते कि वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट मोड चूज कर रहे हैं। PWA और वेब पुश भी मैटर करते हैं क्योंकि वेब चैट ज्यादा ऐप लाइक बन जाता है। अगर गेटवे चैट इंस्टॉल हो सकता है और यूजर को नोटिफाई कर सकता है तो ISE वेब पेज के बजाय पर्सिस्टेंट सरफेस के तौर पे ट्रीट करना आसान हो जाता है। सिक्स्थ कैटेगरी है हार्डनिंग अक्रॉस इंस्टॉल और अपडेट पाथ्स। रिलीज कवर करता है विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, डॉकर, बंडल्ड प्लगइन रनटाइम डिपेंडेंसीज, नोड सर्विस रीस्टार्ट्स, लॉन्च एजेंट टोकन रोटेशन, मिक्स्ड वर्जन गेटवे वेरिफिकेशन, लोडिस्क वार्निंग्स, पैकेज इंस्टॉल बिहेवियर और डॉक्टर रिपेयर फ्लोज। फिर से ग्लैमरस नहीं, बट अगर आपका एजेंट रनटाइम सर्विसेज, प्लगइन्स, ब्राउजर्स, चैनल्स, मॉडल प्रोवाइडर्स, ऑथ प्रोफाइल्स और बैकग्राउंड वर्कर्स पर डिपेंड करता है तो इंस्टॉलेशन और अपडेट रिलायबिलिटी एक कोर फीचर बन जाता है। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है मैकओएस लॉन्च एजेंट टोकन रोटेशन वर्क। दूसरा है विंडोज शेड्यूल टास्क बिहेवियर और डॉकर पैकेज हैंडलिंग। तीसरा है ये एंश्योर करना कि नोड सर्विसेज करेक्टली रीस्टार्ट हो जाए, पैकेज अपडेट्स बंडल्ड रन टाइम डिपेंडेंसीज चेंज करते हैं। ये वो चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि यूजर्स एजेंट सिस्टम को डिपेंडेबल थिंक करते हैं या हॉन्टेड। और फिर है कोडेक्स। V2026.4.25 में कई कोडेक्स स्पेसिफिक चेंजेस है। ये कोडेक्स ऐप सर्वर 0.125.0 या न्यूअर रिक्वायर करता है कोडेक्स हार्नेस के लिए। ये कवर करता है नेटिव MCP हुक इवेंट्स जैसे प्री टूल यूज, पोस्ट टूल यूज और परमिशन रिक्वेस्ट थ्रू ओपन क्लॉ हुक रिले। ये प्रॉम्प्ट्स और एजेंट लिस्ट्स को टीच करता है कि नेटिव कोडेक्स ऐप सर्वर अवेलेबिलिटी सरफेस करें ताकि एजेंट्स नेटिव कोडेक्स टारगेट को प्रेफर कर सके जब अवेलेबल हो इंस्टेड ऑफ ओल्डर पाथ्स पर फॉलबैक करने के। ये कोडेक्स ऐप सर्वर एरर हैंडलिंग इंप्रूव करता है, नेटिव कोडेक्स सब एजेंट मेटाडाटा प्रिपेयर करता है और इमेज और अप्रूवल बाउंड्रीज टाइट करता है। सब कुछ साथ में रख तो रिलीज थीम क्लियर है। ओपन क्लॉ ट्राई कर रहा है बिहेव करे लेस लाइक अ बंडल ऑफ क्लेवर एजेंट फीचर्स और मोर लाइक एन ऑपरेटिंग लेयर फॉर एजेंट वर्क। वॉइस कॉन्फ़िगरेबल है। प्लगइन्स मेटाडाटा ड्रिवन है। टेलीमेट्री ब्रॉड बट बाउंडेड है। ब्राउजर ऑटोमेशन ज्यादा इंस्पेक्टेबल है। सेटअप ज्यादा गाइडेड है। अपडेट्स ब्रेक करना मुश्किल है। कोडेक्स को नेटिव वर्क हार्नेस की तरह ट्रीट किया जाता है। यह है प्रोडक्शन रेडिनेस काम करती है इन दिस कैटेगरी। लिसनर टेक अवे ये है कि V2026.4.25 ऐसा रिलीज नहीं है जहां आप एक हेडलाइन पिक करेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे। स्टोरी है अक्यूमुलेशन। हर एजेंट प्रोडक्ट इवेंचुअली सेम वॉल से टकराता है, डेमो आसान है, ऑपरेटिंग मॉडल मुश्किल है। ये रिलीज ऑपरेटिंग मॉडल के बारे में है। कहानी 2, कोडेक्स एक असली ऐप प्लेटफॉर्म बन रहा है। यह सीधे ओपनक्लॉ रिलीज से जुड़ता है क्योंकि ओपनक्लॉ में संबंधित बदलाव तभी समझ में आते हैं
जब कोडेक्स खुद एक कोडिंग CLI से ज्यादा बन रहा हो। ओपनएआई का कोडेक्स CLI 0.125.0 चेंजलॉग बहुत खुलासा करने वाला है। ऐप सर्वर इंटीग्रेशन अब यूनिक्स, सॉकेट, ट्रांसपोर्ट, पेजिनेशन फ्रेंडली रिज्यूम और फोर्क, स्टिकी एनवायरनमेंट और रिमोट थ्रेड कॉन्फ़िग और स्टोर प्लम्बिंग सपोर्ट करते हैं। ऐप सर्वर प्लगइन मैनेजमेंट रिमोट प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है और कॉन्फ़िगर्ड मार्केटप्लेस अपग्रेड कर सकता है। परमिशन प्रोफाइल अब टूई सेशन, यूजर टर्न, MCP सैंडबॉक्स स्टेट, शेल एस्केलेशन और ऐप सर्वर APIs के बीच राउंड ट्रिप करते हैं। मॉडल प्रोवाइडर मॉडल डिस्कवरी के मालिक हैं। AWS और बेडरॉक अकाउंट स्टेट ऐप क्लाइंट्स को एक्सपोज है। कोडेक्स एग्जीक्यूटिव जसो रीजनिंग टोकन यूसेज रिपोर्ट करता है। रोलआउट ट्रेसिंग टूल कोड मोड, सेशन और मल्टी एजेंट रिलेशनशिप रिकॉर्ड करती है। यह बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भाषा है, लेकिन प्रोडक्ट दिशा स्पष्ट है। कोडेक्स को एक ड्यूरेबल कंट्रोल प्लेन की जरूरत है। अगर कोई यूजर ऐप में काम शुरू करता है, टूई में जारी रखता है, थ्रेड रिज्यूम करता है, थ्रेड फोक करता है, रिमोट एनवायरनमेंट इस्तेमाल करता है, शेल कमांड एस्केलेट करता है, MCP टूल कॉल करता है, प्लगइन इंस्टॉल करता है या कई एजेंट चलाता है, तो सिस्टम को परमिशन, एनवायरनमेंट आइडेंटिटी, थ्रेड स्टेट और ट्रेसेबिलिटी बनाए रखनी होगी। ऐप डॉक्स यह और भी स्पष्ट करते हैं। कोडेक्स ऐप को कोडेक्स थ्रेड्स पर पैरेलल में काम करने के लिए एक फोकस्ड डेस्कटॉप अनुभव के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें वर्कट्री सपोर्ट है, इसमें ऑटोमेशन है, इसमें गिट फंक्शनैलिटी है, इसमें एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल है। यह लोकल मोड, वर्कट्री मोड और क्लाउड मोड सपोर्ट करता है। यह अब सिर्फ एक रेपो से जुड़ा चैट बॉक्स नहीं है। वर्कट्री एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण फीचर है। एक लोकल थ्रेड आपके मौजूदा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में सीधे काम कर सकता है। एक वर्कट्री थ्रेड एक गिट वर्कट्री बनाता है ताकि बदलाव अलग थलग रहें। इससे कोडेक्स को आपकी एक्टिव चेकआउट को छुए बिना एक आइडिया आजमाने की इजाजत मिलती है। यह एक ही रिपॉजिटरी में कई इंडिपेंडेंट टास्क साइड बाय साइड चलाने की भी इजाजत देता है। एजेंटिक कोडिंग के लिए वह आइसोलेशन बहुत बड़ा है। उसके बिना हर पैरेलल टास्क एक कोलिजन रिस्क है। बिल्ट इन गिट रिव्यू एक और बड़ा हिस्सा है। ऐप का डिफ पेन बदलाव दिखाता है। यूजर कोडेक्स को संबोधित करने के लिए इनलाइन कमेंट्स जोड़ सकता है। यूजर चंक्स या फाइलें स्टेज या रिवर्ट कर सकता है। ऐप कमिट, पुश और पुल रिक्वेस्ट बना सकता है। यही रिव्यू लूप है। यह एजेंट के काम को इंस्पेक्टेबल और रिवर्सिबल बनाता है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल मायने रखता है क्योंकि यह थ्रेड को काम को वैलिडेट करने की जगह देता है। एक यूजर या कोडेक्स टेस्ट चला सकता है, बिल्ड आउटपुट देख सकता है, एक डेव सर्वर इंस्पेक्ट कर सकता है या गिट इस्तेमाल कर सकता है। कोडेक्स मौजूदा टर्मिनल आउटपुट पढ़ सकता है, इसलिए एक फेल्ड टेस्ट सिर्फ वह टेक्स्ट नहीं है जो यूजर मैन्युअली पेस्ट करता है। यह वर्किंग कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है। इन-ऐप ब्राउज़र सबसे दिलचस्प ऐप फीचर्स में से एक है। यह यूजर और कोडेक्स को एक थ्रेड के अंदर एक शेयर्ड रेंडर्ड व्यू देता है। इरादा लोकल डेवलपमेंट सर्वर, फाइलबैक प्रीव्यू और सार्वजनिक पेजों के लिए है जिन्हें साइन इन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि एक फ्रंट एंड टास्क में विजुअल रिव्यू शामिल हो सकता है। यूजर पेज देख सकता है, टिप्पणी कर सकता है कि क्या गलत है और निर्देश को उसी थ्रेड से जोड़े रख सकता है जहां कोड बदलाव हो रहे हैं। यह एक असली वर्कफ्लो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फ्रंट एंड काम आमतौर पर एडिटर, टर्मिनल, ब्राउज़र, स्क्रीनशॉट, चैट और गिट डिफ के बीच ऊपर नीचे होता है।
एजेंट कोड बदलता है। यूजर ऐप चलाता है। यूजर देखता है कि स्पेसिंग गलत है या एक बटन बैडली रैप हो रहा है। फिर यूजर को विजुअल प्रॉब्लम समझानी होती है। अगर ब्राउज़र उसी वर्क सरफेस के अंदर है तो फीडबैक लूप छोटा हो जाता है। ऑटोमेशन उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। ऐप स्किल्स को ऑटोमेशन के साथ जोड़ सकता है, रूटीन टास्क के लिए जैसे टेलीमेट्री एरर्स का मूल्यांकन, फिक्सेस सबमिट करना या कोडबेस बदलावों के बारे में रिपोर्ट बनाना। थ्रेड ऑटोमेशन चल रहे काम को एक थ्रेड में रखते हैं। यह एजेंट्स की ओर इशारा करता है जो न सिर्फ रिएक्टिव हैं बल्कि शेड्यूल्ड, रिकरिंग और कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्विंग भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी फीचर्स क्षमता फीचर्स की तरह ही नियंत्रण फीचर्स भी हैं। ऐप सर्वर ट्रांसपोर्ट, स्टिकी एनवायरनमेंट, परमिशन प्रोफाइल, थ्रेड स्टोर्स, वर्क ट्री, गिट रिव्यू, टर्मिनल आउटपुट, ब्राउज़र प्रीव्यू, प्लगइन मार्केटप्लेस और रोल आउट ट्रेसेस, ये सब एजेंट के काम को देखने योग्य और शासित बनाने के बारे में हैं। इसीलिए कोडेक्स की कहानी किसी और बेंचमार्क कहानी से ज्यादा दिलचस्प है। कोडिंग एजेंट का बाजार भरा पड़ा है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मायने रखते हैं वो हैं जो विश्वसनीय काम की सतह बन जाते हैं। एक गंभीर कोडिंग एजेंट को जानना जरूरी है कि वो कहाँ काम कर रहा है, उसे क्या करने की अनुमति है, वो कौन सा एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन सा थ्रेड जारी रख रहा है, उसने क्या डिफ बनाई, उसने कौन से टेस्ट चलाए और इंसान ने क्या अप्रूव किया। ओपनक्लॉ का कोडेक्स इंटीग्रेशन उस तस्वीर में फिट बैठता है। अगर कोडेक्स ऐप सर्वर नेटिव पथ है तो ओपनक्लॉ चाहता है कि एजेंट्स को पता रहे कि वो पथ मौजूद है। अगर कोडेक्स प्री टूल यूज, पोस्ट टूल यूज और परमिशन रिक्वेस्ट इवेंट्स एमिट करता है तो ओपनक्लॉ उन हुक्स को सही तरीके से रिले करना चाहता है। अगर कोडेक्स के पास इमेज समझ की सीमाएं और अप्रूवल नियम हैं तो ओपनक्लॉ को उनका सम्मान करना होगा। अगर नेटिव कोडेक्स सब एजेंट मेटाडेटा आ रहा है तो ओपनक्लॉ को इसके लिए तैयार रहना होगा। बड़ा सवाल यह नहीं है कि क्या एआई एक फंक्शन लिख सकता है। यह अब बेसिक आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या एआई वर्कस्पेस एक अस्तव्यस्त सॉफ्टवेयर जॉब को इंटेंट से, प्लान से, कोड से, ब्राउज़र प्रीव्यू से, टर्मिनल वैलिडेशन से, डिफ रिव्यू से पुल रिक्वेस्ट तक यूजर के भरोसे को खोए बिना संभाल सकता है। कोडेक्स उस दिशा में निर्माण कर रहा है और ओपनक्लॉ v2026.4.25 इसके साथ अलाइन हो रहा है। कहानी 3, मेटा ने एआई डेटा सेंटर्स के लिए स्पेसबीम सोलर कैपेसिटी रिजर्व की। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन प्रेरणा बेहद व्यावहारिक है। मेटा ने ओवरव्यू एनर्जी के साथ एक कैपेसिटी रिजर्वेशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक स्टार्टअप है जो सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है जो ऑर्बिट में सौर ऊर्जा एकत्र करते हैं और बड़े सोलर फार्मों पर नियर इंफ्रारेड प्रकाश बीम करते हैं। विचार यह है कि ज़मीनी सोलर फार्म उस प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं और मौजूदा सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके उसे बिजली में बदल सकते हैं। अगर सिस्टम काम करता है तो वो फार्म डेटा सेंटर ग्राहकों के लिए रात को बिजली पैदा कर सकते हैं। मेटा समझौते को भविष्य की क्षमता के लिए 1 गीगावाट तक की रिजर्वेशन के रूप में वर्णित किया गया है। ओवरव्यू 2028 में लो अर्थ ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन की योजना बना रहा है और 2030 के आसपास मेटा प्रतिबद्धता के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करना शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। टाइमलाइन महत्वपूर्ण है। यह आज के ग्रिड की बाधाओं का समाधान नहीं है। यह एक लंबी दूरी का दाव है, लेकिन यह तथ्य कि कोई हाइपरस्केलर स्पेस बेस्ड एनर्जी स्टार्टअप से कैपेसिटी रिजर्व करने को तैयार है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे दबाव के बारे में बहुत कुछ कहता है। टेकक्रंच रिपोर्ट करता है कि मेटा के डेटा सेंटर्स ने 2024 में 18,000 गीगावाट घंटे से अधिक बिजली का उपयोग किया
और कंपनी ने 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए प्रतिबद्धता की है, जिसमें इंडस्ट्रियल स्केल सोलर पर ध्यान केंद्रित है। समस्या सरल है, सोलर आउटपुट दिन में प्रचुर होता है, जबकि एआई कंप्यूट की मांग पूरी रात चलती है। ओवरव्यू का प्रस्ताव कुछ पुरानी स्पेस सोलर अवधारणाओं से अलग है, जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या छोटे रिसीवरों पर केंद्रित घनी किरणों पर निर्भर करती है। कंपनी एक व्यापक नियर इंफ्रारेड किरण का वर्णन कर रही है, जो बड़ी सोलर स्थापनाओं पर केंद्रित है। यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे अधिक केंद्रित किरणों से जुड़े कुछ सुरक्षा और नियामक मुद्दों से बचा जा सकता है, क्योंकि रिसीविंग टारगेट पहले से ही एक बड़ा सोलर फार्म है। स्पष्ट खुले प्रश्न हैं। क्या अर्थशास्त्र काम कर सकता है? क्या सैटेलाइटों को आवश्यक पैमाने पर निर्मित और लॉन्च किया जा सकता है? क्या किरण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित, विनियमित और प्राप्त किया जा सकता है? क्या सिस्टम बैटरी, जियोथर्मल, परमाणु, ट्रांसमिशन विस्तार, डिमांड रिस्पॉन्स और अन्य ग्रिड रणनीतियों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है? यह सब मेटा द्वारा रिजर्वेशन पर हस्ताक्षर करने से हल नहीं हो जाता। लेकिन यह रिजर्वेशन अभी भी मायने रखता है, क्योंकि यह हाइपरस्केलर की सोच की दिशा दिखाता है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अब सिर्फ चिप्स, रैक, क्लस्टर, नेटवर्किंग और मॉडल दक्षता नहीं है। यह पावर प्रोक्योरमेंट है, ग्रिड पॉलिटिक्स है, रिन्यूएबल इंटरमिटेंसी है, ज़मीन है, परमिटिंग है, स्टोरेज है, लोड शेपिंग है और लॉन्ग टर्म एनर्जी ऑप्शनलिटी है। यह जगह है जहां प्रोडक्ट टीमों को भी ध्यान देना चाहिए। एक यूजर एक एआई फीचर को एक बटन के रूप में देखता है। प्रोडक्ट मैनेजर एक वर्कफ्लो देखता है। इंजीनियरिंग टीम मॉडल कॉल और लैटेंसी देखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर टीम जीपीयू और यूटिलाइजेशन देखती है। लेकिन एनर्जी टीम लोड देखती है। अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स हमेशा एजेंट बनते हैं, रियल टाइम असिस्टेंट बनते हैं, बैकग्राउंड ऑटोमेशन बनते हैं, वीडियो जनरेटर बनते हैं या लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस सिस्टम बनते हैं, तो एनर्जी प्रोफाइल बदल जाती है। इसका मतलब है कि एक एआई फीचर की कीमत सिर्फ एपीआई प्राइस नहीं है, यह कैपेसिटी भी है। यह जब चाहो कंप्यूट पाने की क्षमता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा सेंटर पर्याप्त पावर से कनेक्ट कर सकता है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रिड लोड संभाल सकता है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी के पास अपनी पब्लिक कमिटमेंट पूरी करने के लिए पर्याप्त कॉन्ट्रैक्टेड क्लीन एनर्जी है या नहीं, जबकि वो ज्यादा इंफरेंस चला रही होती है। यही वजह है कि दक्षता पर काम मायने रखता है। बेहतर मॉडल, बेहतर रूटिंग, छोटे डोमेन मॉडल, कैशिंग, बैचिंग, स्मार्टर एजेंट लूप और स्टॉपिंग कंडीशन सभी के एनर्जी परिणाम होते हैं। अगर एक वर्कफ्लो 2 की जगह 10 टूल लूप चलाता है, तो यह बर्बादी यूजर के लिए अदृश्य हो सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के लिए यह अदृश्य नहीं है। तो मेटा की कहानी यह नहीं है कि स्पेस सोलर अचानक गारंटीड हो गया है। कहानी यह है कि एआई कंप्यूट की डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को अजीब जगहों पर धकेल रही है। कुछ साल पहले स्पेस सोलर रिजर्वेशन एक सट्टेबाजी एनर्जी स्टोरी की तरह लगता। अब यह भरोसेमंद पावर सिक्योर करने की रेस में एक और बचाव की तरह पड़ता है। और अगर ओवरव्यू काम करता है, तो यह आइडिया सच में दिलचस्प है। ऑर्बिटल सोलर कलेक्शन, जमीनी सोलर फार्मों को रात में सपोर्ट और डेटा सेंटर एक ऐसे सिस्टम से पावर खरीदना जो सोलर जेनरेशन को सनसेट से अलग करता है। लेकिन अगर यह पहली शेड्यूल पर काम नहीं करता है, तब भी सिग्नल बना रहता है। कंप्यूट उपलब्धता एनर्जी स्ट्रैटेजी पर उतनी ही निर्भर हो सकती है जितनी कि चिप सप्लाई पर। कहानी 4, डिजाइन कारें कॉन्सेप्ट आर्ट से इंडस्ट्रियल फीडबैक लूप में आ गई हैं। द वर्ज के पास जीएम, निसान और न्यूरल कॉन्सेप्ट पर एक उपयोगी रिपोर्ट है
और कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह सिर्फ सुंदर कार इमेज जनरेट करने के बारे में नहीं है। पारंपरिक वाहन डिजाइन प्रक्रिया में 5 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। एक कार स्केच से शुरू होती है, फिर डिजाइन रिव्यू होते हैं, 3D मॉडल होते हैं, क्ले वर्क होता है, सिमुलेशन होता है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है, कंप्लायंस होता है, और फिर और रिव्यू होते हैं। जब दुनिया प्रोग्राम से तेजी से बदलती है तो वह लंबा चक्र मुश्किल हो जाता है। टैरिफ बदलते हैं, ईवी इंसेंटिव बदलते हैं, रेगुलेशन बदलते हैं, उपभोक्ता डिमांड बदलती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं। जीएम की डिजाइन टीम विस्कॉम जैसे टूल्स का उपयोग कर रही है ताकि इंसानी स्केच को ज्यादा समृद्ध 3D मॉडल और एनिमेशन में तेजी से बदला जा सके। इंसानी स्केच अभी भी प्रक्रिया शुरू करता है। यह मायने रखता है। एआई डिजाइनर के शुरुआती जजमेंट की जगह नहीं ले रहा है। यह टीम को जल्दी एक कॉन्सेप्ट देखने, जल्दी दिशाओं की तुलना करने और हर पुराने हैंड्स का इंतजार किए बिना इंटरनल विजुअल मटेरियल तैयार करने में मदद कर रहा है। यह उपयोगी है, लेकिन सिमुलेशन लेयर और भी दिलचस्प है। न्यूरल कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स को स्पीड अप करने के लिए करता है। CFD वह तरीका है जिससे इंजीनियर एक आकार के चारों ओर हवा के चलने का अध्ययन करते हैं। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार जैगुआर लैंड रोवर ने बताया कि एरोडायनामिक जॉब जो पहले 4 घंटे लेते थे अब लगभग 1 मिनट लेते हैं। GM एक पावर्ड वर्चुअल विंड टनल भी विकसित कर रहा है जो सतहों के बदलते समय ड्रेग पर लगभग तुरंत फीडबैक दे सकता है। जब फीडबैक आता है तब चीजें बदल जाती हैं। पुराने लूप में एरोडायनामिक टीम पूरी तरह से टेस्ट कर सके उससे पहले ही एक डिजाइन दिशा कुछ समय तक आगे बढ़ सकती है। अगर ड्रैग नंबर खराब आता है तो टीम ने पहले ही समय और संगठनात्मक गति में निवेश कर दिया है। अगर सिमुलेशन फीडबैक शुरुआती एक्सप्लोरेशन के दौरान आता है तो डिजाइनर कमजोर दिशाओं को जल्दी खत्म कर सकते हैं और बदलाव की लागत बढ़ने से पहले उम्मीदवार दिशाओं को बेहतर बना सकते हैं। यही इंडस्ट्रियल AI के लिए सबसे मजबूत पैटर्न है, फीडबैक को पहले ला। यह सिर्फ एक आउटपुट को तेज बनाने के बारे में नहीं है। यह उन विकल्पों को ज्यादा टेस्ट करने योग्य बनाने के बारे में है जबकि इंसानों के पास चुनने की जगह अभी भी बची है। अगर एक डिजाइनर 10 शेप्स एक्सप्लोर कर सकता है और जल्दी से रफ एरोडायनामिक सिग्नल्स पा सकता है तो अंतिम इंसानी फैसला बेहतर तरीके से इन्फॉर्म्ड हो सकता है। निसान का एंगल है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाहन। कंपनी यूनिट टेस्ट जैसे लोअर लेवल सॉफ्टवेयर काम के लिए कोड जनरेशन टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, स्पीड और क्वालिटी में सुधार के लिए। यह एआई द्वारा फ्यूचरिस्टिक कार बनाने से कम ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से ज्यादा अहम है। आधुनिक कारें सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन उन जगहों में से एक है जहां वाहन प्रोग्राम फिसल सकते हैं, लागत बढ़ सकती है और लॉन्च टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है। सावधानी यह है कि तेज लूप स्वचालित रूप से बेहतर लूप नहीं होते। अगर AI मॉडल गलत है, अगर सिमुलेशन शॉर्टकट पर बहुत भरोसा किया जाता है, अगर वर्कर्स को कम समय में ज्यादा विकल्प रिव्यू करने का दबाव दिया जाता है या अगर जेनरेटेड कोड बिना मजबूत टेस्ट्स के स्वीकार किया जाता है तो स्पीड गलतियों को बढ़ा सकती है। इंसानी ओवरसाइट केंद्रीय बना हुआ है, लेकिन उपयोगी वर्जन स्पष्ट है। एआई डिजाइनर्स को वेरिएंट बनाने में मदद कर सकता है। यह इंजीनियर्स को ज्यादा संभावनाओं को टेस्ट करने में मदद कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर टीम्स को रूटीन टेस्ट कोड लिखने और मेंटेन करने में मदद कर सकता है। यह आइडिया सिग्नल और करेक्शन के बीच की दूरी को कम कर सकता है।
यह एआई को मैजिक स्केच मशीन के रूप में देखने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यह कोडेक्स और ओपन क्लॉ से भी जुड़ता है। सबसे मजबूत एआई सिस्टम वन शॉट आंसर मशीन्स नहीं हैं। वे लूप एक्सेलरेटर्स हैं। ओपन क्लॉ V2026.4.25 वॉइस प्लगइन मेटाडाटा, टेलीमेट्री, ब्राउजर कंट्रोल, सेटअप, अपडेट्स और कोडेक्स हार्नेसिंग में सुधार करता है ताकि एजेंट्स लूप्स में ज्यादा रिलायबली काम कर सकें। कोडेक्स वर्क ट्रीज, टर्मिनल्स, गिट रिव्यू, ऐप सर्वर थ्रेड्स, ऑटोमेशंस और ब्राउजर प्रीव्यूज बना रहा है ताकि कोडिंग एजेंट्स लूप्स में बिना कंट्रोल खोए हुए मूव कर सकें। ऑटोमेकर्स एआई का इस्तेमाल डिजाइन और सिमुलेशन लूप्स को तेज बनाने के लिए कर रहे हैं। सामान्य प्रोडक्ट पैटर्न कंट्रोल्ड इटरेशन है। और कंट्रोल वही की शब्द है। तेज इटरेशन तभी मदद करता है जब सिस्टम रिव्यू, प्रोवेनेंस, सेफ्टी और इंसानी डिसीजन मेकिंग को प्रिजर्व करता है। सबसे अच्छे एआई वर्कफ्लोज काम को छुपाते नहीं हैं। वे काम को पहले एक्सपोज करते हैं, विकल्पों को टेस्ट करना सस्ता बनाते हैं और इंसानों को उस जगह रखते हैं जहां जजमेंट मायने रखती है। तो अगर आप एआई के साथ बना रहे हैं तो कार स्टोरी से सबक यह है कि पूछें कि फीडबैक कहाँ बहुत देर से आता है। कहाँ एक टीम टेस्ट रिजल्ट के लिए दिनों तक इंतजार करती है। डिजाइन कहाँ तक जाता है इससे पहले कि इंजीनियरिंग इसे देखे। सपोर्ट प्रोसेस कहाँ एस्केलेशन से पहले बहुत लंबा इंतजार करती है। डेवलपर कहाँ सिर्फ पूरे सीआई रन के बाद फेलियर देखता है। वे जगहें हैं जहां एआई अहम हो सकती है अगर यह गार्डरेल्स हटाए बिना लूप को छोटा करती है। ऑटोमोटिव स्टोरी को समझने का एक और तरीका है ऑर्गेनाइजेशनल टाइमिंग के माध्यम से। एक बड़े निर्माता में डिजाइन निर्णय सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है। यह एक मीटिंग, एक पैकेज, एक रिव्यू, एक सिमुलेशन रिक्वेस्ट, एक कॉस्ट डिस्कशन, एक मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन और आखिर में एक सॉफ्टवेयर और सप्लाई चेन क्वेश्चन बन जाता है। हर हैंड ऑफ में लेटेंसी होती है। हर हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट को फिल्टर भी कर सकता है। अगर एआई टूल्स एक ही क्रॉस फंक्शनल ग्रुप को आइडिया का एक समृद्ध वर्जन पहले देखने देती हैं तो फायदा सिर्फ स्पीड नहीं है, यह शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट है। वह शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट कम आंकना आसान है। एक डिजाइनर स्टांस, प्रोपोर्शन और ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा हो सकता है। एक एरोडायनामिक इंजीनियर ड्रैग और रेंज के बारे में सोच रहा हो सकता है। एक मैन्युफैक्चरिंग लीडर सोच रहा हो सकता है कि क्या एक सतह को स्टैंप या असेंबल करना आसान है। एक सॉफ्टवेयर लीड सोच रहा हो सकता है सेंसर्स, डिस्प्लेस, ओवर द एयर अपडेट्स और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स के बारे में। अगर वे ग्रुप्स पहले सिग्नल्स देख लेते हैं तो वे ट्रेड ऑफ्स नेगोशिएट कर सकते हैं जब डिजाइन अभी भी फ्लेक्सिबल है। यही कारण है कि कार की कहानी को केवल ऑटोमेशन की चिंता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तविक कार्यबल का दबाव होगा और कंपनियों को इसके बारे में ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला कार्यान्वयन डिजाइनर को बदलें या इंजीनियर को बदलें नहीं है। यह डिजाइनर और इंजीनियर को एक तेज इंस्ट्रूमेंट पैनल देना है। संभावित वायुगतिकीय परिणाम दिखाएं। जो सॉफ्टवेयर टेस्ट गायब है उसे दिखाएं। परियोजना के भावनात्मक रूप से एक दिशा के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले विनिर्माण क्षमता की चिंता दिखाएं। आप सॉफ्टवेयर एजेंटों पर भी यही फ्रेमिंग लागू कर सकते हैं। एक कोडिंग असिस्टेंट जो पैच लिखता है वह उपयोगी है। एक कोडिंग वर्कस्पेस जो डिफ दिखाता है, टेस्ट चलाता है, लोकल प्रीव्यू खोलता है, उपयोगकर्ता को रेंडर किए गए पेज पर कमेंट करने देता है, काम को वर्कट्री में अलग रखता है और अनुमति ट्रेल को संरक्षित करता है, वह अधिक उपयोगी है। यह फीडबैक को पहले ले जाता है और निर्णय को काम से जोड़े रखता है। और आप इसे ओपन क्लॉ पर भी लागू कर सकते हैं।
बेहतर टेलीमेट्री का उद्देश्य पहले फीडबैक है। ब्राउज़र डॉक्टर का उद्देश्य पहले फीडबैक है। कोल्ड प्लगइन मेटाडेटा का उद्देश्य रनटाइम के आश्चर्य की प्रतीक्षा किए बिना इंस्टॉल किए गए और उपलब्ध के बारे में पहले फीडबैक है। टीटीएस नियंत्रणों का उद्देश्य आवाज कहाँ होनी चाहिए, इस पर पहले नियंत्रण है। इंस्टॉल हार्डनिंग का उद्देश्य कम विफलताएं हैं जो तब दिखाई देती हैं जब उपयोगकर्ता पहले से ही सिस्टम पर निर्भर है। तो चारों कहानियों से व्यावहारिक बिल्डर प्रश्न है, आपका लूप वर्तमान में कहाँ बहुत धीमा, बहुत अपारदर्शी या बहुत जोखिम भरा है? अगर आवाज गलत जगह पर हो सकती है तो स्कोप्ड नियंत्रण जोड़े। अगर प्लगइन स्टार्टअप को अप्रत्याशित बनाती हैं तो रजिस्ट्री जोड़े। अगर मॉडल कॉल अदृश्य रूप से विफल होते हैं तो बाउंडेड टेलीमेट्री जोड़े। अगर ब्राउज़र एजेंट खो जाता है तो स्नैपशॉट और डायग्नोस्टिक्स में सुधार करें। अगर कोडिंग एजेंट सक्रिय काम से टकराते हैं तो वर्कट्री का उपयोग करें। अगर कार डिजाइन एरोडायनामिक सत्य बहुत देर से सीखता है तो सिमुलेशन को आगे लाएं। यह एजेंटिक एआई का उपयोगी संस्करण है। बड़ा जादू का बॉक्स नहीं, छोटा, सुरक्षित, अधिक जांच योग्य लूप। यह एपिसोड है ओपनक्लो V2026.4.25 लीड है क्योंकि यह रनटाइम को वॉइस, प्लगइन स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक्स, ब्राउज़र ऑटोमेशन, सेटअप, अपडेट और कोडेक्स इंटीग्रेशन में अधिक प्रोडक्शन रेडी महसूस कराता है। कोडेक्स स्वयं एक वास्तविक इंजीनियरिंग ऐप प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसमें ऐप सर्वर थ्रेड्स, स्टिकी एनवायरनमेंट, अनुमति प्रोफाइल, वर्कट्री, ऑटोमेशन, गिट रिव्यू, टर्मिनल कॉन्टेक्स्ट और इन-ऐप ब्राउज़र वर्कफ्लो शामिल हैं। मेटा का स्पेस सोलर रिजर्वेशन दिखाता है कि जब विश्वसनीय बिजली एक बॉटलनेक बन जाती है तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कितनी अजीब हो जाती है। और डिजाइन की गई कारें सबसे मजबूत इंडस्ट्रियल एआई पैटर्न दिखाती हैं, वन शॉट जनरेशन नहीं बल्कि तेज मानव निगरानी फीडबैक लूप। ओपनक्लो डेली सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। मैं नौबा हूं। और मैं एलॉय हूं। हम जल्द वापस आएंगे।